Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is your chapter number 12, that is about current electricity. In our previous lectures, we studied electric current, conventional current, electronic current, electroencephalogram. In today's lecture, we are going to study Ohm's law. A German scientist, Simon Ohm, established a relation among current, voltage, and electrical resistance in 1626, which we now call Ohm's law. जर्मन साइंटिस्ट साइमन ओहम ने करंट, वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के दरमियान एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया और उस रिलेशन को ओम्स लॉ का नाम दे दिया गया। करंट आपको पता है is the time rate of flow of charges through any conductor and is measured in ampere, milliampere, microampere, etc. Voltage is the work done to move a charge from one point to another point and is expressed in volt, millivolt, megavolt, and many more. And the third is electrical resistance, which we will study in detail in our later part of this section. Electrical resistance is the opposition to the flow of charges in any क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस हैं, वोल्टेज जो है वो वर्क पर यूनिट चार्ज है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नाम से जाहिर है ये अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। इस आज के लेक्चर में हम ओहम्स लॉ को, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इन तमाम को डिटेल से पढ़ेंगे। नाउ कम टू द स्टेटमेंट ऑफ ओहम्स लॉ। स्टेटमेंट ऑफ ओहम लॉ: द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट flowing through a metallic conductor is directly proportional to the applied voltage, provided that physical parameter and temperature remains constant. The magnitude of the current flowing through any conductor or metal is a direct function of voltage, provided that the physical state of a conductor remains the same and temperature of the metal or a conductor remains the same. देखो, करंट का मैग्नीट्यूड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड वोल्टेज का, बशर्ते कि आप तार की किसी भी चीज़ को चेंज ना करें। फिजिकल पैरामीटर से मतलब है कि लेंथ को चेंज ना करें, डायामीटर को चेंज ना करें, तार को किसी और तार से रिप्लेस ना करें, यानी वही तार होगा और उसी एक तार को आपने सेम रखना है, डायामीटर को चेंज नहीं करना है, लेंथ को चेंज, किसी चीज़ को चेंज नहीं करना है, और उसके अलावा तार के अक्रॉस या रजिस्टर के अक्रॉस टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ये शराइत है, ये लिमिटेशंस है ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ का ये स्टेटमेंट हो गया कि वोल्टेज और करंट के दरमियान जो है वो रिलेशन है और करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
वोल्टेज है, यानी अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है, बिकॉज वोल्टेज इज़ अ ड्राइविंग फोर्स। और वोल्टेज घटता है तो करंट घटता है। यही है स्टेटमेंट ओम्स लॉ का। मैथमेटिकल फार्मूले पर आ जाओ। मैथमेटिकल, सपोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, जिसको हम रेजिस्टर भी कहते हैं, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स V। आपने एक कंडक्टर जिसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, जो रेजिस्टर का किरदार अदा करता है, आपने वोल्टेज सोर्स V के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसमें अगर करंट I फ्लो करता है मेटालिक कंडक्टर में, तो फिर ओहम लॉ के मुताबिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ का, वोल्टेज का। यानी I इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ वोल्टेज। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगा लेते हैं, कांस्टेंट लगा लेते हैं। क्या लगा दें, तो I इज इक्वल टू कांस्टेंट V। ये कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास प्लॉट से आती है, किस चीज़ की, I और V के प्लॉट से, I और V के प्लॉट से। और ये कांस्टेंट जो आता है ये 1/r के बराबर आता है। क्या आता है, 1/r के बराबर। किसके बराबर आता है, 1/r। तो I इज इक्वल टू 1/r मल्टीप्लाइड बाई V, तो V आ जाएगा IR। यानी अगर आपको किसी कंडक्टर में मालूम है कि करंट, या कंडक्टर या रेजिस्टर में मालूम है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस की मकदार कितनी है, तो आप वोल्टेज को निकाल सकते हो। V इज इक्वल टू IR। दिस इज़ व्हाट ओहम्स लॉ इज़। अब इसकी प्लॉटिंग आप किस तरह करते हैं, लेबॉर्ट्री में आप चले जाओ। 4 चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। कितनी चीज़ें, 4। नंबर 1, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। किस चीज़ की, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, मतलब जानते हैं जिसके ज़रिए से वोल्टेज को तब्दील किया जाता है। नंबर 2, मिलीमीटर या माइक्रोमीटर या सिंपली एमीटर, जो कि करंट के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। क्या चीज़, मिलीमीटर या माइक्रो एमीटर या एमीटर, जो कि करंट के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। तीसरी चीज़, वोल्ट मीटर या मिली वोल्ट मीटर या माइक्रो वोल्ट मीटर, जो कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। 3। नंबर 4, जो कंडक्टर जिसको हमने कहा, या रेजिस्टर। 4 चीज़ों की ज़रूरत थी जिसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को देखना है। अब ज़रा देख, मैं सपोज करता हूँ आपने जो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है जब 0 पर था, तो आप ज़रा देख लेंगे कि एमीटर पे और वोल्ट मीटर दोनों 0 रीडिंग देंगे। क्या देंगे, दोनों 0 रीडिंग देंगे। मैंने क्या कहा, अगर वोल्टेज सोर्स 0 वोल्ट पे है तो न तो एमीटर आपको करंट शो करेगा न वोल्ट मीटर, तो 0 0 0। तो इसका मतलब कि जब वोल्टेज 0 है तो आपके पास करंट भी 0 है। ये एक चीज़। अब आपने वोल्टेज को फ़र्ज़ करें 1 वोल्ट कर दिया। क्या कर दिया, 1 वोल्ट कर दिया, तो करंट 0.1 एम्पियर हो गया। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 वोल्ट और करंट 0.1 एम्पियर। फिर आपने वोल्ट मीटर के नाप को, यानी वोल्ट सप्लाई, जो पावर सप्लाई है उसको 2 वोल्ट पे ले गए। 2 वोल्ट पे ले गए तो एमीटर पे आपने देखा कि 0.2 एम्पियर आ गया। फिर आपने वोल्टेज सोर्स को 3 पे कर दिया तो आप एमीटर को देख रहे हैं 0.3 एम्पियर हो जाएगा। फिर 4 वोल्ट और ये आएगा 0.4 एम्पियर। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप खुद देखोगे कि कितना आ रहा है। तो 1 वोल्ट के लिए 0.1, 2 वोल्ट के लिए 0.2 एम्पियर, 3 वोल्ट पे 0.3 एम्पियर, 4 वोल्ट पे 0.4 एम्पियर।
तो जनाब जब आप उसको प्लाट करोगे, यानी आई और वी का जो प्लाट है, ग्राफ है, अगर आप प्लाट करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, जिस तरह ये दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये वाला प्लाट जो है ये मेटल्स के लिए है, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ये देखो, फ़र्ज़ करिए यहाँ पर आपके पास था 1 वोल्ट और यहाँ यहाँ पर 1 वोल्ट है और ये 0.1 एम्पियर है। यहाँ पर 2 वोल्ट है, 0.2 एम्पियर है। यहाँ पर 3 वोल्ट है तो 0.3 एम्पियर है। यहाँ पर 4 वोल्ट है तो इन पॉइंट्स को अगर आप मिलाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन देगा। क्या देगा? स्ट्रेट लाइन। और उसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है? टेंजेंट थीटा। ये क्या हो गया? ये वाई एक्सिस पर क्या है? करंट है, तो टेंजेंट थीटा आई, और नीचे एक्स एक्सिस पे क्या है? वी है, तो आई बाई वी आ जाएगा। टेंजेंट थीटा आई बाई वी, और आई बाई वी बराबर है 1 ओवर आर के। आई बाई वी बराबर है 1 ओवर आर के। तो इससे 1 ओवर आर आता है, यानी कांस्टेंट के वैल्यू क्या आता है? 1 ओवर आर आता है। अब जनाब ये तो आपने देखा, लेबॉर्ट्री में भी थोड़ा बहुत आपको इशारा दे दिया। नाउ कम टू द लिमिटेशन ऑफ ओहम लॉ। This law hold only for simple circuit containing a single voltage source and small resistors. ये लॉ जो है होल्ड करता है सिंपल सर्किट्स के लिए, कम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए फिर और चीज़ें किरचॉफ रूल्स हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। सिंपल सर्किट के लिए ओहम लॉ, सिंपल सर्किट का मतलब जिसमें सिंगल वोल्टेज हो और कम से कम रेजिस्टर्स हो, ताकि वो हीट अप ना हो जाए, क्योंकि अगर हीट अप हो जाता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा और ओहम लॉ की वैलिडिटी नहीं रहेगी। सो दिस लॉ इज़ वैलिड फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड सेम फिजिकल पैरामीटर्स like length, area of cross section of metals etc should be the same. Metal should not be changed, area of cross section of the metal should not be changed, length should not be changed, temperature should not be changed, then the validity of Ohm law will be there and the circuit will be simple. So in case of complex circuit, this law fails and Kirchhoff rules applies to such circuits which we will study in the later part. ये आपके पास। अब हम आते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स जो कि ओहम लॉ को ओबे करते हैं। कंडक्टर्स दैट ओबे ओहम्स लॉ आर कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर्स। ऐसे कंडक्टर्स जो कि ओहम लॉ को ओबे करते हैं, ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, metals are mostly ohmic provided that temperature across them is kept constant, like copper, gold, aluminum are all ohmic conductors. So ohmic conductors वो कंडक्टर्स होते हैं जो ओहम के कानून पे पूरा उतरते हैं। ओहम के कानून पे उतरने वाले तमाम कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं? ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। ऐसे कंडक्टर जो कि ओम लॉ को ओबे करे ओहमिक कंडक्टर कहलाते हैं। दूसरी क्या? नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। नॉन ओहमिक कंडक्टर्स नाम से जाहिर है, ऐसे कंडक्टर्स जो कि ओहम लॉ को ओबे ना करे, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्टर्स दैट डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, सेमीकंडक्टर्स, बल्ब फिलामेंट एंड थर्मिस्टर, they are all non-ohmic conductors. क्यों? ट्रांजिस्टर हीट अप होते हैं, वैक्यूम ट्यूब हीट अप होता है, सेमीकंडक्टर हीट अप होते हैं, बल्ब फिलामेंट हीट अप होता है, थर्मिस्टर हीट अप होता है, तो उसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? फिर नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं। डायोड्स हैं, ट्रायोड्स हैं, ये तमाम की तमाम क्या है? नॉन ओहमिक है। अब हम आते हैं आई वी प्लाट for ohmic and non-ohmic conductors for some materials. Current voltage graph are plot for ohmic and non-ohmic conductors। नीचे आ जाओ, ये देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है फॉर मेटल्स के लिए, और ये आई और वी के दरमियान जो प्लाट है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो ये ओहम लॉ को ओबे करता है। दैट ओबेज ओहम लॉ। नाउ कम बल्ब फिलामेंट। बल्ब फिलामेंट में आप देखते हैं कि इब्तिदा में करंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि वो हीट अप नहीं होते, लेटेस्ट वाइब्रेशन स्लो होती हैं। जो ही थोड़ी देर गुज़रती हैं तो उसका रेजिस्टेंस, चूँकि बारीक वायर होता है फिलामेंट का, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो वो हीट अप होते हैं, तो लेटेस्ट वाइब्रेशन तेज़ हो जाते हैं। जब लेटेस्ट वाइब्रेशन तेज़ हो जाते हैं तो करंट की फ़्लो उसमें कम होना शुरू हो जाती है।
इसीलिए आप देख रहे हैं कि इब्तिदा में करंट या फिर करंट आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो कम होना शुरू हो जाती हैं, यानी बजाय इसके कि लीनियर हो करंट उसी तरह जो है पहले आई और वी के साथ एब्रप्ट चेंज सीधा होता है, फिर बाई और वी का प्लाट जो है वो स्ट्रेट नहीं होता, जो वक्त गुजरता है तो टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट क्या होता है चेंज होता है, तो आई और वी के दरमियान जो रिलेशन है वो स्ट्रेट नहीं आता। सो बल्ब फिलामेंट जो है ये नॉन ओहमिक है। थर्मिस्टर, थर्मिस्टर में ये होता है कि इसमें बॉन्डिंग होती है, आपको पता होता है, और जब तक बॉन्डिंग होती है तो करंट फ्लो नहीं करती। और आप देख रहे हैं कि आई और वी का इब्तिदा में रेजिस्टेंस क्या है ज़्यादा है, तो करंट क्या है बिल्कुल है ही नहीं। जो ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो बॉन्डें टूटती हैं, करंट आज़ाद हो चार्जेस आज़ाद होते हैं, तो करंट क्या होता है करंट की फ़्लो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और इस तरह फिर भी ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता। यानी ये जो है थर्मिस्टर भी क्या है आपके पास ये नॉन ओहमिक है। इसके बाद आते हैं सेमीकंडक्टर्स का भी बिल्कुल थर्मिस्टर्स की तरह भी सेमीकंडक्टर्स भी इस तरह होते हैं कि इब्तिदा में इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, जब टेम्परेचर कम होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो मज़बूत होते हैं, और जो टेम्परेचर बढ़ती हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं वो टूटते हैं, और जब टूटते हैं तो करंट की फ़्लो स्टार्ट हो जाती हैं, और जब करंट की फ़्लो स्टार्ट होती है तो तब जो है करंट राइज होना शुरू हो जाता है वोल्टेज की इंक्रीज़ के साथ। तो ये है जनाब आपके पास सेमीकंडक्टर्स भी नॉन ओहमिक हैं, थर्मिस्टर भी नॉन ओहमिक हैं, बल्ब फिलामेंट भी नॉन ओहमिक है। सो if the graph between I and V is straight line, then the material is ohmic. If the graph between I and V is not a straight line, then the materials are non-ohmic, which I have shown you and give you example of that. देखो for metals the IV plot is a straight line passing through the origin. The slope tangent theta y by x जो है वो क्या होती है I by V के बराबर है, यानी वाई पर आई है, वाई एक्सिस पर आई है और एक्स एक्सिस पर वी है, तो ये कांस्टेंट है और उसकी कीमत क्या होती है 1/r होती है, यानी आपको सारे हमने बता दिए ऊपर ये वाला। सेकंड इज़ फिलामेंट बल्ब। फिलामेंट बल्ब क्या है, व्हेन द फिलामेंट बल्ब इज टर्न्ड ऑन द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द टाइम काजिंग अ चेंज इन रेजिस्टेंस एंड हेंस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द फिलामेंट। फिलामेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होती हैं। द स्लोप इज़ वेरिएबल एंड द कंडक्टर इज़ नॉन ओहमिक। कंडक्टर क्या है नॉन ओहमिक है। ये मैंने बता दिया कि इब्तिदा में टेम्परेचर कम होता है तो करंट ज़्यादा जाता है, जो ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो करंट की लीनियरिटी जो है वो ख़त्म हो जाती हैं और ग्राफ जो है लीनियरिटी से डिविएट कर जाता है। थर्ड जो है थर्मिस्टर हैं। थर्मिस्टर्स आर मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर सिरामिक्स एट लो टेम्परेचर, दे आर इंसुलेटर। लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर, जिस तरह मैंने कहा टाइट बॉन्डिंग होती है। व्हेन द थर्मल एनर्जी प्रोवाइडेड टू द कोवेलेंट बॉन्ड in a semiconductor start breaking and hence current pulse is produced which increases rapidly with increasing temperature, जो कि आपको दिखा दिया गया है। ठीक इस तरह सेमीकंडक्टर और थर्मिस्टर का बिहेवियर एक जैसा है, तो ये जो है आपके पास नॉन ओहमिक हैं, दे आर नॉन ओहमिक। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरफ। नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक कहते हैं चार्ज, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस मूविंग इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जिस तरह के लोगों का भीड़ होता है, अगर आप उसमें जा रहे हैं, आप चार्ज हैं, लोगों का भीड़ जो है आपको रोकने की कोशिश करते, लेटेस्ट एटम्स है, लेटेस्ट आयंस है, वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं। तो अगर लोग ज़्यादा तिकली वो हैं तो आपको अपोजिशन ज़्यादा मिलेगी, अगर लोग जो हैं कुले कुले हैं तो अपोजिशन आपको कम मिलेगी। इन अ सिमिलर फैशन इफ़ द लेटेस्ट कोलिजन्स are more, then the resistance will be more. If the latest collision is smaller, then the resistance will be less. So the opposition to the flow of charges moving in a conductor is called the opposition to the flow of charges moving in a conductor is called electrical resistance, or the ratio of the potential difference
across the ends of a conductor and the current flowing in it is called resistance. यानी voltage divided by current is equal to resistance of a wire or a conductor. The voltage across a conductor divided by the current flowing in the conductor is equal to electrical resistance, and it is denoted by R. It is represented by R. Explanation उसका ये है, in conductors the free electrons are moving randomly, collide with each other and with lattice atoms ions repeatedly, and hence the motion of free electron is resisted. Motion of free electron जो है वो resistor है. This produces heating effect in a conductor. ये क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट कंडक्टर में प्रोड्यूस करता है, और जिसकी वजह से रेजिस्टेंस की मकदार भी क्या होती है, कम या ज़्यादा होती हैं. अब देखो, सपोज V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर. V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर और रेजिस्टर यू कह सकते हो, एंड I इज़ द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, और I जो है वो कंडक्टर में करंट फ्लो करता है. तो जनाब आपके पास क्या ओहम लॉ से क्या आएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट. द रेशियो ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज टू करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. यानी वोल्टेज को अगर आप करंट पे डिवाइड कर दो तो वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहलाता है. जनाब R इज इक्वल टू V by I, where V is the voltage across the resistor or a conductor and I is the current flowing in the conductor or resistor. तो ये है आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात की. अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस हैं, या द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट flowing across a resistor या flowing in a resistor or a conductor. SI unit of resistance क्या है, the SI unit of resistance is ohm. SI unit of resistance जो है वो क्या है, वो ohm है, which can be defined as, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, the resistance of a material is 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when a potential difference across its end is 1 volt. अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है और कंडक्टर के 2 एंड्स के दरमियान जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है, तो फिर हम इसको 1 ओम कहते हैं, यानी रेजिस्टेंस की इस मकदार को 1 ओम कहते हैं. अगर 1 एम्पियर का करंट किसी रेजिस्टर में बहता है और उस रेजिस्टर के 2 एंड्स के दरमियान जो वोल्टेज का फ़र्क है वो 1 वोल्ट हो, तो ये रेजिस्टर 1 एम्पियर का होगा. इसकी रेजिस्टेंस 1 एम्पियर होगी. 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर. तो क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर, और इससे आ जाएगा केजी मीटर सेकेंड पावर माइनस 2 वोल्टेज का देखिए, केजी मीटर सेकेंड पावर माइनस 2 और एम्पियर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. ये वोल्टेज के लिए हम सारा कर रहे हैं. ए इनवर्स ये जो है आपके पास सारा वोल्टेज जो है W बाई क्यू है, W बाई क्यू. तो उनके लिए हमने W बाई क्यू वोल्टेज के लिए अपना यूनिट निकालो, और एम्पियर अपना है जो कि ऊपर चला गया, ए इनवर्स है. W बाई क्यू का जो क्या W का है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सॉरी फॉर दैट, केजी मीटर स्क्वायर. ये वोल्टेज क्या है, W बाई क्यू है. तो W का क्या है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर माइनस 2 है. और नीचे क्या आ रहा था, I इज इक्वल टू क्यू टी है. नीचे क्या है, एम्पियर, सॉरी V क्या है, W बाई क्यू है. तो W के तो ये हो गए, W के तो ये हो गए यूनिट, और इसके नीचे W बाई क्यू इज इक्वल टू आई टी है. तो ए इनवर्स सेकेंड इनवर्स आएगा, और ये नीचे वाला एम्पियर जो है वो ऊपर चला जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा. तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा, केजी, और इसमें होगा मीटर स्क्वायर. यू कैन चेक इट अगेन, इफ आई माइट बी रॉन्ग विद दैट, बट चेक इट अगेन.
kg meter second power, then the dimensions will be what will be the dimensions? The dimensions इसकी क्या होंगे, ये आ जाएंगे, ऊपर चला जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये डायमेंशंस होंगे किस चीज़ के, रेजिस्टर के, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर के। आप समझ गए होंगे कि वोल्टेज W बाई क्यू है, तो W की ये है और Q जो है नीचे आता है I बाई आई टी, तो I के लिए A इनवर्स होगा, सेकंड इनवर्स होगा, और ये नीचे भी एक 1A है तो वो क्या जाएगा, A इनवर्स चला जाएगा, तो उसको सम अप कर दिया तो ये आ गया आपके पास सारा। तो उससे आपके पास डायमेंशन ऑफ रेजिस्टर ये आ गए, तो ये आ गया आपके पास। द कॉमनली यूज्ड मल्टीपल सब मल्टीपल यूनिट्स ऑफ ओम्स आर किलो ओम्स, मेगा ओम्स, मिली ओम्स, माइक्रो ओम्स, डिपेंडिंग अपॉन कि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा है या कम है रेजिस्टेंस उसका। अब जनाब आते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है किन किन चीज़ों से, किन किन अवामिल से उस पर असर पड़ता है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर हो गया, साइज पे भी डिपेंड करता है, शेप पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एंड नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। साइज़ की लेंथ कितना है, छोटा है, बड़ा है, शेप कैसा है, ठीक है ना, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल, इन चीज़ों, नेचर ऑफ द मटेरियल कॉपर वायर है, आयरन है, कोई और चीज़ है, नेचर ऑफ द मटेरियल इसको कहते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल नेचर ऑफ द मटेरियल, उसको कहते हैं। इसके लिए देखो, कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज़ कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स V। एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई कैपिटल L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A और वोल्टेज V है, वोल्टेज अक्रॉस इट इज़ V। इट वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, यानी कंडक्टर जिसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, वोल्टेज सोर्स V के साथ कनेक्टेड है, तो एक्सपेरिमेंटली ये मालूम किया गया, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये आ गए कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या आ गए। नंबर 1, resistance was, यानी experimentally it was found that resistance was a direct function of length of a conductor, direct function, yeah, directly proportional to length of the conductor. Greater is the length, greater will be the resistance, smaller is the length, smaller will be the resistance. ये देखा गया नंबर 1 कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, लेंथ ऑफ द रेजिस्टर है। अगर लेंथ ज़्यादा होगी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो ये R इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ लेंथ। इसी दौरान पर बाकी तमाम पैरामीटर कांस्टेंट होंगे। जब R और L का रिलेशन लेते हो तो अदर पैरामीटर शुड बी केप्ट कांस्टेंट। दूसरी बात, इनवर्स, ये हम बात कर रहे हैं, देखो हमने यहाँ पर लिखा है रेजिस्टेंस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, मीनिंग दैट if the conductor is thick, resistance will be smaller. If the conductor is thin, resistance will be more. So resistance and area of cross section are inversely related to each other. And the third, resistance was proportional to, यानी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जो जिसके साथ proportional to the temperature of the metallic conductor. अगर टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो लेटेस्ट वाइब्रेशन तेज़ होते हैं, जब लेटेस्ट वाइब्रेशन तेज़ होते हैं तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। देखो अगर कोई स्लोली मूव कर रहा है और मैं उसमें जा रहा हूँ यूँ, तो आसानी से निकल जाऊँगा, लेकिन अगर कोई चीज़ तेज़ मूवमेंट कर रही है, लेटेस्ट वाइब्रेशन क्या है, वो तेज़ है, तो आसानी से मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के लिए या चार्जेस के लिए नहीं होगी। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर।
चौथी जो चीज़ है वो क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, यानी बाज़ मटेरियल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बाकसरत पाए जाते हैं और उसका मूवमेंट आसान होता है तो वो गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। बाज़ में फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मुश्किल होता है तो वो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे क्या मतलब है कि कंडक्टर्स हैं, सेमी कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं। कंडक्टर्स में करंट फ्लो करती हैं, सेमी कंडक्टर्स में इब्तिदा में फ़्लो नहीं करती, जी टेम्परेचर कम होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फ्लो करना, इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं करती। तो ये है। अब अगर हम देखें मेटालिक कंडक्टर में, हम देखते हैं रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मेटालिक कंडक्टर में चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेटेस्ट एटम्स या आयंस होते हैं, वो लेटेस्ट एटम्स या आयंस क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। अगर वो स्लोली वाइब्रेट करते हैं तो करंट क्या होगी, रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। और अगर क्विक क्विक वाइब्रेट करते हैं लेटेस्ट एटम्स तो रेजिस्टेंस उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन मेटल्स में आपने देखा कि रेजिस्टेंस इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो लेटेस्ट एटम्स को एनर्जी मिलती है, और जब एनर्जी मिलती है तो लेटेस्ट वाइब्रेशन तेज़ होते हैं, और तेज़ होते हैं तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। वेयर इज़ इन केस ऑफ इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर द फैक्ट इज़ रिवर्स, the effect is reverse, meaning that resistance is inversely proportional to temperature. देखो सेमीकंडक्टर्स में टाइट बॉन्डिंग्स होती हैं लो टेम्परेचर पे, तो उसमें कोई जो है वो करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन जब बॉन्ड टूट जाते हैं टेम्परेचर देने से, एनर्जी देने से, तो उसमें तो करंट की फ़्लो शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए रेजिस्टेंस उसका ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। सिमिलर इज़ द केस ऑफ इंसुलेटर, उसमें तो करंट फ्लो ही नहीं करती, ठीक है ना। अगर उसको हम बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दें तो शायद उसमें कुछ करंट फ्लो शुरू कर दे। सो कीपिंग द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर हम नेचर ऑफ द मटेरियल को और टेम्परेचर को क्या रखे, कांस्टेंट रखे, तो इन ऊपर की रिलेशन से R इज़ प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाई A, R इज़ प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाई A। तो R आपके पास क्या आ जाएगा, अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल क्या है, रो L डिवाइडेड बाई A, या रो L डिवाइडेड बाई पाई R स्क्वायर, या डायमीटर वाइज 4 रो L डिवाइडेड बाई पाई D स्क्वायर, बिकॉज R इज इक्वल टू D बाई 2, तो D स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा R। सो रो R, ये देखो इन तमाम को हमने इकट्ठा कर दिए, सारे इफेक्ट को हमने क्या कर दिया, R इज प्रोपोर्शनल, R इज़ दिस। तो अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, नेचर को कांस्टेंट रखा, तो हम दो रिलेशंस हमारे पास आ जाएंगे, और उसका हमारे पास ये आएगा R इज़ प्रोपोर्शनल टू L बाई A। तो R क्या आ जाएगा, रो L डिवाइडेड बाई A। ये A जो है वो पाई R स्क्वायर के बराबर है, R जो है D बाई 2 के बराबर है, तो D स्क्वायर बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो इससे ये भी आ जाएगा। तो द ग्रीक वर्ड लेटर रो is a constant of proportionality and is called resistivity or specific resistance of a material। इसको हम क्या कहते हैं, resistivity of a material कहते हैं, या specific resistance कहते हैं। resistivity of the material या specific resistance। अब हम आते हैं कि ये resistivity या specific material of resistance क्या है, और ये टेम्परेचर के साथ वेरी किस तरह करती हैं। आ जाओ, what specific resistance or resistivity is? The resistance of a wire of unit area of cross section per unit length is called resistivity or specific resistance of a wire. The resistance of a wire of unit area either 1 meter square or 1 centimeter square और 1 मिलीमीटर स्क्वायर, डिपेंड करता है सिस्टम पे जो आप ले रहे हैं। पर यूनिट लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ की, या 1 मीटर लेंथ की, या 1 मिलीमीटर लेंथ की, डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम। यानी यूनिट का मतलब है 1। बेसिकली ये रेजिस्टेंस है, लेकिन ये स्पेसिफिक लेंथ और स्पेसिफिक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का लेंथ है, इसीलिए इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं या रेजिस्टिविटी कहते हैं। बात क्लियर कर लूँ दोबारा,
यानी 1 मीटर लेंथ का तार हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी जितनी रेजिस्टेंस होगी उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहेंगे। यानी यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेजिस्टेंस को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। और ये न लेंथ पे डिपेंड करता है, मैंने क्या कहा, अनलाइक रेजिस्टेंस, न यो लेंथ पे डिपेंड करता है न एरिया पे डिपेंड करता है, बिकॉज आपने ऑलरेडी कह दिया कि स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक लेंथ का, बस वो तो फिक्स रहेंगे फिर। तो ये न तो लेंथ पे डिपेंड करता है न एरिया पे डिपेंड करता है। मैंने क्या कहा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी न तो लेंथ पे डिपेंड करता है न एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, बिकॉज फॉर दैट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर स्पेसिफाइड। तो देखो, आपने ये देखा कि वी नो फ्रॉम और प्रीवियस नॉलेज जो हमने ऊपर किया कि R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। रो एल, तो रो क्या आ जाता है, आर ए डिवाइडेड बाई एल, रो आर ए डिवाइडेड बाई एल। फॉर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर इन यूनिट लेंथ 1 मीटर, रो इज इक्वल टू आर। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, यानी यूनिट लेंथ और उसका रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टिविटी न तो लेंथ पे डिपेंड करती हैं न एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती हैं, बिकॉज इट इज़ डिफाइंड फॉर स्पेसिफिक लेंथ एंड स्पेसिफिक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये है dependence of resistivity. Resistivity of material is independent of area of cross section and length of conductor, but depends upon किस चीज़ पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है कि ये मटेरियल जो है कंडक्टर है या इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर है, या सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो कि माइका वायर हैं या यूरेनियम वायर हैं या गोल्ड वायर हैं, तो ये इस पे डिपेंड करती हैं। दूसरा जो है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। एक नेचर ऑफ द मटेरियल पे और दूसरा टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया कि मटेरियल बना किस चीज़ का है। इसमें जो है फ्री चार्जेस कैसे हैं, इसमें बाउंड चार्जेस हैं, फ्री चार्जेस हैं, क्या है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है। दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे। फॉर मेटालिक कंडक्टर रेजिस्टिविटी इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मेटालिक कंडक्टर में जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का डायरेक्ट फंक्शन है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लेटेस्ट आयन एंड लेटेस्ट वाइब्रेशन बढ़ते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, तो उसमें रुकावट क्या हो जाती है, ज़्यादा आती हैं, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर इट इज़ द इन्वर्स फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर जिस तरह मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसमें बॉन्डिंग होती हैं, और जब तक उन बॉन्ड्स को एनर्जी नहीं दी जाती उसमें कंडक्टिविटी होती ही नहीं है, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। व्हेन यू गिव एनर्जी, व्हेन यू प्रोवाइड एनर्जी टू देम, द बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन एंड द रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। Alloys are good conductors of electricity because of low resistivity, whereas insulator have high resistivity. Insulators जो होती हैं high resistivity होती है, इसकी क्या होती है, insulators की क्या होती है, resistivity high होती है। Alloys वगैरह जो होते हैं डिफरेंट उससे बना होते हैं, उसके कंडक्टर होते हैं, इसकी इलेक्ट्रिसिटी कम होती है, बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टिविटी। इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती हैं, जबकि इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। सेमीकंडक्टर्स हैव रेजिस्टिविटी इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान क्या होती हैं, उसकी रेजिस्टिविटी लाई करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास रेजिस्टिविटी के बारे में। अब रेजिस्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ ओम मीटर। ओम मीटर, ओम मीटर, और उसके जो डायमेंशंस हैं ये हैं आपके पास ml² T⁻³ A⁻²। नाउ कम टू द वेरिएशन ऑफ resistance and resistivity with the
temperature, how resistivity and resistance varies with the temperature. Consider a conductor of length L and area of cross section A is connected to the voltage source V. voltage source V के साथ connected है. एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है. इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है जिसका वोल्टेज V है. सपोज R1 जो है resistance of a metal at a temperature T1 degree centigrade, which may be 0 degree centigrade, which may be 20 degree centigrade. मतलब ये हो कि इब्तिदा में किस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है R1 एट टेम्परेचर T1. इसी तरह R2 रेजिस्टेंस ऑफ मेटल एट टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड ये आता है. तो चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ मेटल जो है डेल्टा R होगा और वो बराबर होगा R2 माइनस R1. और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ मेटल डेल्टा T2 माइनस T1 होगा. मतलब ये हो गया कि अगर आप डेल्टा T टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस में जो चेंज आती है वो डेल्टा R के बराबर होती हैं. इट वॉज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ R1. यानी इनिशियल रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा मटेरियल का उतना चेंज इन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और इनिशियल रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना चेंज इन रेजिस्टेंस भी कम होगी. सिमिलरली डेल्टा R इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. किसी मटेरियल का इब्तिदाई रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा तो चेंज इन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा आएगा. फ़र्ज़ करें कॉपर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट का ऑलरेडी कम है, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाएगा. अब उसकी निस्बत अगर आप हीटर्स के वायर को देखो तो उसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी ज़्यादा है, उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस में चेंज ज़्यादा आएगा. कंबाइनिंग द अबव रिजल्ट्स, इन दो को अगर इन दो रिजल्ट्स को हम कंबाइन करते हैं तो डेल्टा R इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ R1 डेल्टा T आ जाएगा. तो डेल्टा R इज इक्वल टू अल्फा R1 डेल्टा T, अल्फा R1 डेल्टा T. So that will be the change in resistance which will be equal to alpha R1 delta T, और delta R is equal to R2 minus R1, और ये क्या आएगा अल्फा R1 डेल्टा T आ जाएगा. अब जनाब R1 को उस साइड पे ले जाओ तो क्या आ जाएगा R2 R1 प्लस अल्फा R1 डेल्टा T, अल्फा R1 डेल्टा T. This is R1, this is R1, taking this common. So R1 is common, here you get 1 and here you get alpha delta T. तो R1 और 1 plus alpha delta T. The constant alpha is called coefficient of resistance of metal. Coefficient of resistance of metal which can be defined as alpha जो है coefficient of resistance of metal है, जिसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं. The fractional change in resistance of unit length of a conductor per degree rise in temperature. फ्रैक्शनल कहते हैं इशारिया में चेंज, रेजिस्टेंस में. इशारिया में क्यों होता है? ये देखो अल्फा क्या है डेल्टा R बाई R1 डेल्टा T है, तो डेल्टा R हमेशा कम होता है किससे? R1 से. तो ये फ्रैक्शनल चेंज आएगा. डेल्टा R इज़ लेस देन R1, यानी अगर डेल्टा R 2 है और R1 10 है तो 2/10 से क्या आएगा? जवाब इशारे में आएगा. सो द फ्रैक्शनल चेंज in resistance of unit length of a conductor per degree rise in temperature, per degree rise in temperature. तो ये है आपके पास क्या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं. सो द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, या चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस per degree rise in temperature is called temperature coefficient of resistance. ये resistance के लिए हैं. अब SI unit of
coefficient of resistivity, coefficient of resistivity, coefficient of resistivity, efficient ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, केल्विन इनवर्स है, क्योंकि ओम डिवाइडेड बाय ओम और नीचे क्या आएगा, के आ जाएगा, तो केल्विन इनवर्स आ जाएगा. सो केल्विन इनवर्स इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. तो आप देखें कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. फॉर मेटल इट इज पॉजिटिव, क्योंकि मेटल का टेम्परेचर रेजिस्टेंस के मेटल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है. मेटल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है. तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर आप करोगे तो जवाब पॉजिटिव आएगा. क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. लेकिन अगर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स को देखा जाए तो उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है. तो फाइनल रेजिस्टेंस कम होगा इनिशियल से, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये आपको क्या देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा. क्या देगा, नेगेटिव देगा. सो द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इंक्रीजेज, ये हमने कहा द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, सो अल्फा फॉर मेटल इज पॉजिटिव. द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स and insulators decreases with temperature, so alpha for them is negative. alpha is negative. alpha जो है वो क्या है, वो नेगेटिव है. अब हम आते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के आपने अभी रेजिस्टेंस के लिए किया, लेकिन यहाँ पर ये रेजिस्टिविटी है. आपके पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और उसको वोल्टेज सोर्स V से कनेक्ट किया गया है. Consider a conductor of length L, area of cross section A which is connected to voltage source V. Suppose ρ1 जो है वो रेजिस्टिविटी 8 टेम्परेचर T1 डिग्री, जिस तरह वहाँ पर R1 था यहाँ पर ρ1 होगा. यहाँ पर आ जाएगा ρ2 जो है रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड. तो चेंज इन रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगा, चेंज इन डेल्टा ρ2 माइनस ρ1, ये चेंज इन रेजिस्टिविटी आ जाएगी. और चेंज इन टेम्परेचर क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1, जिस तरह ऊपर हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए किया, यहाँ पर रेजिस्टिविटी है, बाकी तमाम वही चीज़ है. एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट चेंज इन रेजिस्टिविटी इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ इनिशियल रेजिस्टिविटी. वहाँ पर इनिशियल रेजिस्टेंस वाले बात थी, चेंज इन रेजिस्टेंस वाज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस. लेकिन यहाँ पर चेंज इन रेजिस्टिविटी इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट फंक्शन ऑफ इनिशियल रेजिस्टिविटी. इसी तरह चेंज इन रेजिस्टिविटी इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. इनको कंबाइन कर ले दोनों को, तो इससे क्या आ जाता है, चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρ1 एंड डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल रेजिस्टिविटी एंड चेंज इन टेम्परेचर. तो डेल्टा रो आ जाएगा अल्फा R1 डेल्टा अल्फा ρ1 डेल्टा T आ जाएगा. यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा ρ1 डेल्टा T आ जाएगा. ठीक, अल्फा ρ1 डेल्टा T आ जाएगा. तो फिर ρ2 माइनस ρ1 क्या आ जाएगा, अल्फा ρ1 डेल्टा T आ जाएगा. यानी डेल्टा रो क्या है, ρ2 माइनस ρ1 है, और ये अपनी जगह पे आ जाएगा, अल्फा ρ1 डेल्टा T ये आ जाएगा. तो ρ2 इज इक्वल टू ρ1 को उस तरफ ले जाओ, ρ1 प्लस अल्फा ρ1 डेल्टा T, ρ1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये इससे आ जाएगा. द कांस्टेंट रो और अल्फा, द कांस्टेंट अल्फा is called coefficient of resistivity of the metal in this case, which can be defined as, उसी तरह जिस तरह resistance के लिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि resistivity है, the fractional change in resistivity of unit length of conductor per degree rise in temperature, fractional change in resistivity is less than initial resistivity. change in resistivity initial resistivity से कम है, तो इसलिए जवाब इशारे में आएगा. या change in resistivity of a wire per unit initial resistivity per degree rise in temperature is called temperature coefficient of resistivity. ये देखो अल्फा डेल्टा ρ1 डेल्टा T के बराबर है, अल्फा डेल्टा ρ1 डेल्टा T के बराबर है. तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिव हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट मेटल्स फ्रॉम वन अनदर. मेटल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, iron and platinum have same resistivity but different temperature coefficient of resistivity.
यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टिविटी जो है ये आपको डिस्क्रिमिनेट करती है, ये आपको फ़र्क बताता है मेटल्स के दरमियान। जिस तरह आयरन और प्लाटीनियम को देखो, उसकी रेजिस्टिविटी सेम है, लेकिन अगर सेम अमाउंट तक उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो चेंज इन रेजिस्टिविटी उनमें क्या होगी, डिफरेंट आएगी। और तो अल्फ़ा क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। व्हेन अल्फ़ा इज़ डिफरेंट तो फिर उस केस में वो पहचाने जाएंगे कि ये जो है प्लैटिनम और ये जो है आपके पास जो है आयरन है। सो ये टेबल जो है आपको दिया गया है, इस टेबल में कापर की ये हैं रेजिस्टिविटी, ये हैं, ये दिखा दी। एल्यूमिनियम की अपनी है रेजिस्टिविटी दिखा दी गई है, और अल्फ़ा बी वैल्यू दी गई है तमाम की। तो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग शोन टू यू, ये दिखा दिए गए हैं आपको, ठीक है। सो दिस हैव बीन शोन टू यू, और इसको लेड वगैरह इसको नोट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। मरकरी के लिए अपना वो दिखा। अब हम आते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होते हैं, रेजिस्टिविटी रुकावट को कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं छोड़ने को। कंडक्टेंस जो है वो उल्टा होता है। सो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस, meaning that if a conductor allows current to flow through it, then the process is called conductance. resistor में अगर वो resist करता है तो वो resistance कहलाता है। so the reciprocal of resistance is called a conductance. इसको conductance G से represent होता है, और 1 over resistance होता है, यानी 1 over R, और 1 by rho L by A, तो A by rho L हो जाएगा, ये conductance है। for metals conductance is the inverse function of temperature. टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगी, टेम्परेचर जब कम होगा तो कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। अनलाइक रेजिस्टेंस, द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स। ओम N1 1 by R, ओम इनवर्स, आर मो या मो होता है, और सीमेंस उसको कहते हैं। यानी कंडक्टेंस का जो SI यूनिट है या तो है ओम इनवर्स, या मो है, या सीमेंस है, और उसकी डायमेंशन जो है वो रेजिस्टेंस के उल्टे होंगे, उलट होंगे, ये आपके पास आएंगे। रेजिस्टेंस के लिए m पावर प्लस था तो यह माइनस होगा, L पावर प्लस था तो ये माइनस होगा, उल्टा हो जाएगा। अगर T पावर -3 था तो T पावर +3, अब वहाँ पर A पावर -2 था, यहाँ पर A पावर 2 हो जाएगा। अब डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टेंस, जिस तरह सेम इज रेजिस्टेंस बट विद द रिवर्स इफेक्ट। जिस तरह रेजिस्टेंस में ये था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, यहाँ पर कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रिवर्स इफेक्ट का ये मतलब होता है, ठीक है ना। इसी तरह सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर के लिए जो था रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, तो यहाँ पर जो है सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए कंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हैं। सो ये उल्टा है उसका। इसके बाद कंडक्टिविटी आती है। कंडक्टिविटी जो होती है, द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। जितना करंट पास होता है उसको हम उसकी कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 by रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी 1 by सिग्मा, तो 1 by R by A, तो L by R A आ जाएगा। So SI unit of conductivity is ohm inverse, meter inverse, or mho meter inverse, or Siemens meter inverse। और उसके डायमेंशंस जो हैं ये रेजिस्टिविटी के क्या होंगे, उल्टा होंगे। जो रेजिस्टिविटी के हैं अगर पॉजिटिव तो उसको नेगेटिव हो जाएगा। अब डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टेंस, बिल्कुल आपने रेजिस्टिविटी का उल्टा, रेजिस्टिविटी जो मेटल्स के लिए थी, मेटल्स की थी कि रेजिस्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन मेटल्स के लिए कंडक्टिविटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी के लिए जो सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स थे तो उसके लिए क्या थी, रेजिस्टिविटी वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन कंडक्टिविटी is directly proportional to temperature for semiconductors and insulators. So ये है आपके पास क्या
कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में। और रेजिस्टर जो होते हैं वो तो स्पेशली कंडक्टर्स होते हैं, डिज़ाइंड होते हैं टू कंट्रोल करंट एंड डिज़ायर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम अ फिक्स वोल्टेज सोर्स। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेजिस्टर्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टर्स कहते हैं। सो आज का जो लेक्चर था वो बहुत तवील सा था, मुझे भी थोड़ा बहुत थका दिया। एनी हाउ बहुत कुछ आपको मिल गया। इसमें आपने ओम लॉ को डिस्कस कर दिया, V = IR। फिर आपने रेजिस्टेंस को कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज है, इसको आपने डिस्कस कर दिया। फिर रेजिस्टेंस जो है R = L/A। रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फिर हमने जो है रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस वाज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस था। फिर उसके बाद हम रेजिस्टिविटी जो कि स्पेसिफिक लेंथ और स्पेसिफिक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेजिस्टेंस थी, वो उस पर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। फिर हमने रिलेशन निकाल लिया एंड दैट वाज द एंड। कीप ऑन स्माइलिंग एंड प्रे फॉर मी माय हेल्थ, प्रे फॉर मी गॉड give me the reward, and that reward will be achieved through you people if you always keep me intact in your prayers. Hopefully all of you will pray for my health to be with you people and to give benefits to you people. Thank you very much. Allah खुश रखे, अल्लाह शादाब आबाद रखे, शाद रखे। इस्लामिया कॉलेज जिंदाबाद। इस्लामिया कॉलेज को नाम दो, इस्लामिया कॉलेज को ऊपर उठाओ। जितना ज़्यादा अच्छा नाम आएगा उतनी मुझे खुशी मिलेगी, उतनी मुझे एनर्जी मिलेगी, उतना मैं अच्छा डिलीवर करूँगा।